नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम राजस्थान हिस्ट्री वाले पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमने है ना गोहिल वंश की बात कर ली थी। गोहिल वंश का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह, और रतन सिंह के ऊपर दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी करता है आक्रमण, और इस आक्रमण में रतन सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और रतन सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती करती है महिलाओं के साथ अग्नि जोहर। इस घटना के साथ ही चित्तौड़ का गोहिल वंश का अंत होता है और आज नया वंश स्टार्ट हो रहा है चित्तौड़ का, मेवाड़ का। उस वंश का नाम है सिसोदिया। तो इस सिसोदिया वंश के बारे में या गोहिल वंश के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मेवाड़ के भूभाग पर दो राजवंशों ने राज किया था। एक तो गोहिल ने किया था, दूसरा सिसोदिया ने किया था। तो गोहिल हमने कल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ते हैं। सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है यह माना जाता है हमीर को। सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है हमीर को। यह 1326 में अपने वंश की स्थापना करता है। 1326 में अपने वंश की स्थापना करता है। इसका शासनकाल रहा था 1364 तक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना कब होती है, तो याद रखना मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना कब होती है, तो 1326 ईस्वी में होती है। इसने है ना 1326 ईस्वी में अपने वंश की स्थापना की थी। इससे पहले गोहिल वंश था, इसके बाद में आता है सिसोदिया वंश, और यह ना लक्ष्मण सिंह का पोता था, हरि सिंह का बेटा था। और इस वंश का जो सिसोदिया ठिकाना है, इस ठिकाने का जो संस्थापक था वो था राहब, ठीक है ना। राहब से लेकर हमीर तक के जो शासक हुए थे वो सारे सिसोदिया थे, ठीक है ना। और यह कहलाए थे राणा शाखा के राजपूत। राणा शाखा के राजपूत। मेवाड़ के अंदर राजपूतों की दो शाखा थी। एक रावल शाखा थी जो रतन सिंह तक थी, बप्पा रावल से लेकर रतन सिंह तक। और उसके बाद में जो शाखा आई है वो है राणा शाखा। ये सिसोदिया वंश के स्थापना के समय राणा राजपूत कहलाते हैं, और ये होती है हमीर के शासनकाल से शुरू। इस हमीर को माना जाता है सिसोदिया वंश का संस्थापक, तथा इसी के साथ इसको माना जाता है मेवाड़ का उदारक शासक। मेवाड़ का उदारक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ का उदारक शासक किसे कहा जाता है, मेवाड़ का उदारक शासक किसे कहा जाता है, ठीक है। बात की जाए इसकी उपाधियों की, इनकी उपाधियों की बात की जाए तो आपने पढ़ी है एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस राणा हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसके पास थी, तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि थी वो किसके पास थी, राणा हमीर के पास थी, ठीक है ना। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। यह रसिक प्रिया राणा कुंभा ने लिखी थी। मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा। इस राणा कुंभा द्वारा लिखी गई रसिक प्रिया में राणा हमीर को कहा गया है वीर राजा। क्या कहा गया है, वीर राजा। मैंने आपको दो उपाधियां बताई है, एक तो विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है विकट परिस्थितियों में सिंह के समान रहना। विकट परिस्थितियों का सामना करने वाला जो शासक होता है इसको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, ठीक है। दूसरी रसिक प्रिया जो कुंभा द्वारा लिखी हुई है उसमें कहा गया है इसको वीर राजा। उसके बाद में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है हिंदू प्रबल राजा।
हिंदू प्रबल राजा इसी को कहा गया है। ठीक है ना, ये 3 इसकी मुख्य उपाधियां। अब इसके बाद में आगे की यदि बात की जाए तो इसने चित्तौड़ का दुर्ग को सर्वप्रथम अपना केंद्र बनाया था। कौन से दुर्ग को? चित्तौड़ के दुर्ग को। और चित्तौड़ के दुर्ग में इसने एक मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ के दुर्ग में हमीर द्वारा निर्मित जो मंदिर है वो मंदिर है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है, यह मंदिर किसने बनवाया था? हमीर ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली का युद्ध लड़ा था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध लड़ने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक और किसके बीच में हुआ था? हमीर के बीच में। ठीक है, मेवाड़ का शासक राणा हमीर और दिल्ली के तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इस दोनों के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है। ठीक है ना, कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। दोबारा देखो, आज हम नया राजवंश स्थापित कर रहे हैं मेवाड़ के अंदर। वो कौन सा राजवंश है? सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश को, इस राजवंश का संस्थापक है वो कौन है? हमीर। शासक कब बनता है? 1326 में। कब तक शासन किया था? 1364 तक। ये जो राणा हमीर के वंशज थे, इसकी जो शाखा थी ये थी राणा शाखा। राणा शाखा के राजपूत थे। इसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। इसलिए कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक कि 1303 ईस्वी में जो मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, 1303 ईस्वी का आक्रमण, इस आक्रमण के बाद 1303 से लेकर 1326 तक ये मेवाड़ के राजपूतों के अधीन नहीं रहा था। मेवाड़ के राजपूतों के अधीन नहीं रहा था। और 26 में जाकर 23 साल बाद इस राणा हमीर ने अपनी जो खोई हुई सत्ता थी उस सत्ता को पुनः प्राप्त किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक शासक या मेवाड़ का उद्धारक राजा। बात की जाए इसके उपाधियों की कि राणा हमीर के पास कौन कौन सी उपाधि थी, तो याद रखना कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है यह कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के दुर्ग में ही लगी हुई है। चित्तौड़ के दुर्ग में एक इमारत बनी हुई है 9 मंजिली। उस इमारत का नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में कुल 9 मंजिल है। 120 या 122 फीट इसकी ऊंचाई बताई जाती है। विजय स्तंभ के बारीक जो चौड़ाई है वो 30 फीट बताई जाती है। नीचे से लेकर ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां लगी हुई है। इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों? भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण। इसी विजय स्तंभ के पास 6 पत्थरों पर लिखी गई है। 1460 में इसकी रचना हुई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखी जाती है? 1460 में। इसको उत्कीर्ण किसने किया था? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट पिता और पुत्र थे। दोनों ने इसको पूरा किया था, लिखकर कंप्लीट किया था। इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। मेवाड़ का शासक है महाराणा कुंभा। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के युद्ध अभियान तथा इसकी उपाधियों की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है यह चित्तौड़ के दुर्ग में लगी हुई है। अत्रि भट्ट तथा महेश भट्ट ने इसको लिखा था। और किसने लिखवाया था? तो राणा कुंभा ने लिखवाया था। और इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में कि उसने कौन कौन सी तो उपाधियां धारण की थी और कौन कौन से युद्ध अभियान किए थे। इसकी जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है, जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के पास 6 पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। ठीक है ना। और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विकट परिस्थितियों में भी सिंह के समान दहाड़ने वाला शासक बताया गया है। किसको? राणा हमीर को।
ऋषिकपेरिया, रणकुंभा द्वारा रचित ग्रंथ ऋषिकपेरिया में इसे कहा गया है वीर राजा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रणकुंभा ने कौन से शासक को वीर राजा कहा था, तो याद रखना वीर राजा कहा था हमीर को, ठीक है ना। राजस्थान इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास का पिता महाकर्नल जेम्स टोड, इसको कहा कहता है हिंदू प्रबल राजा। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोड ने हिंदू प्रबल राजा की उपाधि किसको दी थी, तो किसको दी थी, राणा हमीर को दी थी, ठीक है। इसके बाद में चित्तौड़ के दुर्ग में राणा हमीर ने चित्तौड़ के दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को कहा जाता है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। चित्तौड़ के दुर्ग में हमीर ने मंदिर बनवाया था, इसे कहा जाता है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। इसने लड़ा था सिंगोली का युद्ध। इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, सिंगोली का युद्ध। और यह सिंगोली का युद्ध दिल्ली के तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर दोनों ने लड़ा था। इसमें हमीर होता है विजय। सिंगोली के युद्ध में हमीर की हुई थी विजय, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं क्षेत्र सिंह। अब इसके बाद में हम बात करते हैं खेता की, इसी को कहा जाता है क्षेत्र सिंह। और इसी को कहा जाता है खेता, ठीक है। यदि खेता की यदि बात की जाए तो खेता शासक बनता है 1364 के अंदर, और इसने शासन किया था 1382 तक। यदि खेता के बारे में देखा जाए या क्षेत्र सिंह के बारे में देखा जाए तो इसने मालवा और मेवाड़ जो संघर्ष है, इस संघर्ष को जारी किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मेवाड़ मालवा या मालवा मेवाड़ संघर्ष है, उसको किसने जारी किया था, तो इस खेता ने जारी किया था। इस समय मालवा का शासक था, नाम था दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी इसके ऊपर आक्रमण करता है। मेवाड़ का शासक खेता मालवा के शासक दिलावर खां गोरी के ऊपर आक्रमण करता है, और इसी समय शुरू होता है मालवा और मेवाड़ संघर्ष। मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात करने वाला मेवाड़ का शासक हुआ था खेता या क्षेत्र सिंह। यह कर छोड़ता है इस संघर्ष को जारी। बात है 1382 की। 1382 में इसने आक्रमण किया था, और वो आक्रमण करता है बूंदी के किले पर। बूंदी का जो किला है, इस किले को कहा जाता है तारागढ़। बूंदी का किला, इस किले को कहा जाता है तारागढ़। राजस्थान में दो तारागढ़ है, ठीक है ना, एक तो बूंदी में है और दूसरा है अजमेर में। दोनों में फर्क क्या है, जो बूंदी का तारागढ़ है इसकी तो जो आकृति है ये आकृति तारे के समान है। बूंदी का जो तारागढ़ है इसकी आकृति कैसी है, तारे के समान है। इसका निर्माण बरसिंह देवराव ने करवाया था, ठीक है ना। बरसिंह देवराव इस तारागढ़ का निर्माण करवाता है जो बूंदी के अंदर बना हुआ है। तारागढ़ अजमेर वाले की यदि बात की जाए तो अजमेर का जो तारागढ़ है इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय पाल चौहान ने करवाया था। अजय राज या अजय पाल चौहान ने करवाया था, इसीलिए इस दुर्ग को पहले अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था। अजमेर के किले को पहले किस नाम से जाना जाता था, अजय मेरू दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी को कहा जाता है इतिहास में उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का 1534 ईस्वी में कुछ हिस्सा पुनर्निर्मित किया था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का कुछ हिस्सा पुनर्निर्मित करता है, इसका पुनर्निर्माण करवाता है तथा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखता है तारागढ़।
राजस्थान के अंदर 2 तारागढ़ हैं। एक तारागढ़ बूंदी में है जिसकी आकृति तारे के समान है, उसका निर्माण बरसिंह देवराव ने करवाया था। दूसरा तारागढ़ अजमेर में है, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयपाल या अजयराज चौहान ने करवाया था, अतः इसको अजयमेरु दुर्ग कहा जाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखता है तारागढ़। अब देखो, जो बूंदी का तारागढ़ है, इस बूंदी के तारागढ़ पर क्षेत्र सिंह ने आक्रमण किया था। इस समय यहाँ का शासक था लाल सिंह। यहाँ का शासक कौन था? लाल सिंह था। इस लाल सिंह के साथ युद्ध करता है तथा इस युद्ध में मारा जाता है। कौन मारा जाता है? इस युद्ध में मारा जाता है खेता। खेते की इस युद्ध में हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद में खेता की दासी के 2 पुत्र थे, ठीक है ना। इस खेता की एक दासी थी, खेता की एक दासी है, इस दासी के 2 पुत्र है। एक का तो नाम है चाचा और दूसरे का नाम है मेरा। चाचा और मेरा आगे चलकर हमें काम में आएंगे लाखा के शासनकाल के बाद में, जब मोगल शासक बनेगा, ठीक है ना। लाखा, अब लाखा पढ़ेंगे, लाखा के बाद में मोगल पढ़ेंगे। उस मोगल की हत्या ये चाचा और मेरा और मेहपा पंवार के साथ मिलकर करेंगे। अब देखो, ये है इसकी दासी के पुत्र। खेता के यदि बारे में देखा जाए तो यह शासक तो बनता है 1364 ईस्वी में, और इसने शासन किया था 1382 ईस्वी तक। अब मालवा और जो मेवाड़ का संघर्ष है, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसने किया था? तो खेता ने किया था, क्षेत्र सिंह ने किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? खेता था, ठीक है ना। मालवा का शासक था दिलावर खां गोरी। मालवा का शासक कौन था? दिलावर खां गोरी। इस दिलावर खां गोरी को पराजित करता है, यह संघर्ष शुरू हो जाता है जो इतिहास में आगे जाकर खत्म होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आज वहां से लेकर आज तक चला था। दिलावर खां गोरी को करता है पराजित। अब आगे देखा जाए तो इसी खेता ने 1382 के ऊपर आक्रमण किया था बूंदी के किले में, जिस किले का नाम है तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया कि तारागढ़ राजस्थान में 2 है, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। बूंदी के तारागढ़ किले को तारागढ़ इसलिए कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो आकृति है वो तारे के समान है, और इसका निर्माण करवाया था बरसिंह देवराव ने। जो अजमेर का तारागढ़ है, इस अजमेर के तारागढ़ को इसलिए तारागढ़ कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो होता है 1113 ईस्वी में, और 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था अजयराज या अजयपाल चौहान ने। उसके बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया, महाराणा रायमल का बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया इसी को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर पुनः निर्माण करवा के इस दुर्ग का नाम रखा था तारागढ़। पहले इसको अजयमेरु दुर्ग कहा जाता था। इसी दुर्ग के अंदर है रूठी रानी का महल, जो लूणकरण की बेटी थी, मालदेव की पत्नी थी, नाम था उमादेव बटियाणी। इसी तारागढ़ अजमेर वाले में है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं लाखा के बारे में। किसके बारे में? लाखा। बात की जाए लाखा की, राणा लाखा, इसी को कहा जाता है लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह यह शासक बनता है 1382 में। 1382 में जब लाखा शासक बनता है, तो लाखा शासक बनते ही सबसे पहले ये आक्रमण करता है तारागढ़ बूंदी पर। क्यों करता है आक्रमण? इसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। अपने पिता की हत्या का बदला। इसके पिता की हत्या बूंदी के शासक लाल सिंह ने की थी, इसीलिए इसी के हत्या का बदला लेने के लिए यह करता है तारागढ़ के ऊपर आक्रमण। लेकिन इस समय यहाँ का जो शासक था, उस शासक का नाम था हमीर देव हाड़ा। हमीर देव
हाड़ा, इसके ऊपर करता है ये आक्रमण। और इसी समय राणा लाखा हमीरदेव पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में होती है इसकी हार। राणा हमीरदेव हाड़ा के ऊपर जो आक्रमण होता है, इस आक्रमण में लाखा हार जाता है और लाखा की हार हो जाती है। और हारने के बाद में लाखा यहां से दुखी होता है। दुखी इसलिए होता है कि एक शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, और प्रतिज्ञा यह थी कि जब तक इस बूंदी के किले को नष्ट नहीं करूंगा, बूंदी के किले को नष्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक बूंदी के किले को नष्ट नहीं करूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो देखो, अन्न और जल के बगैर आदमी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। और यह कोई जरूरी नहीं है कि वो कितना ही बड़ा शासक हो तो वो है ना दुर्ग को जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। इसीलिए इसने प्रतिज्ञा तो ले ली, अब ये अन्न और जल ग्रहण नहीं करता है। इसलिए ये क्या काम करता है, एक है ना मिट्टी का बूंदी का किला बनाता है। मिट्टी का बूंदी का किला बनाता है। इस किले की आकृति भी तारे के समान बताई जाती है। इसकी आकृति भी तारे के समान बताई जाती है। अपने जो वचन था वो वचन तोड़ने के लिए लाखा ने इस किले को नष्ट किया था। इस किले को नष्ट करता है, उसके बाद में जल और अन्न है वो ग्रहण करता है। तो लाखा है ना क्या करता है, शासक बनते ही 1382 के अंदर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यह आक्रमण करता है बूंदी के तारागढ़ पर। और तारागढ़ के इस समय जो शासक था वो शासक था हमीरदेव हाड़ा। इस हमीरदेव हाड़ा के ऊपर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में लाखा की होती है हार होने के बाद में यह एक प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक इस बूंदी के किले को दुर्ग को नष्ट नहीं करूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो लंबे समय तक यह जो प्रतिज्ञा है यह नहीं चलती है। तो यह क्या करता है, एक मिट्टी का बूंदी का किला बनाता है और उसकी आकृति भी तारे के समान बनाता है। और उसके बाद में उस दुर्ग को नष्ट करते हुए अपना वचन वापिस लेता है। ठीक है ना। इसी लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर के अंदर है। इस जावर में निकली थी चांदी की खान है वो महाराणा लाखा के शासनकाल में सामने आई थी, खोजी गई थी। ठीक है ना। चांदी की खान कहां पर है, जावर उदयपुर में है। इसी के शासनकाल में एक झील का निर्माण हुआ था। उस झील का नाम है पिछोला झील। ठीक है ना। इस पिछोला झील का निर्माण चीड़ीमार या पिच्छू बंजारे ने किया था अपने बेल की स्मृति में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इसका बेल है ना वो प्यास के मारे मर जाता है। तो उसी बेल की याद में इस चीड़ीमार या पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किया था। और पिछोला झील है वो है कहां पर, उदयपुर में है। उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो उसका निर्माण होता है लाखा के शासनकाल में। ठीक है। पिछोला झील, इसी पिछोला झील के किनारे है नटनी का चबूतरा। ये जो नटनी है ये क्या होती है, तो नटनी यह होती है कि वो है ना एक हाथ में लकड़ी लेकर उसके सहारे अन्य कोई और सहारा लिए हुए रस्सी पर चल सकती है। ठीक है ना। नटनी एक सर्कस दिखाने वाली जाति होती है। तो है ना वो एक बार मेवाड़ में आई हुई थी और इसकी सूचना लगती है राणा लाखा को। तो लाखा उसको बुलाता है। तो लाखा ने इस पिछोला झील के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक एक रस्सी बांधी थी और इस नटनी को कहा, यदि नटनी आप इस झील को रस्सी के सहारे पार कर सकती हो तो मैं आपको आधा मेवाड़ का राज्य दे दूंगा। तो यह है ना तैयार हो जाती है और उस रस्सी के ऊपर चढ़ जाती है, आधी झील पार कर लेती है। रस्सी के ऊपर चलकर
आधी झील पार कर लेती है। तब लाखा को लगा था कि यह झील है ना पूरी पार करेगी, इसीलिए इसने इशारा किया। इसका एक सैनिक था, उसने एक साइड से रस्सा काट दिया। रस्सा काटने के बाद में यह नटनी है, यह इस झील के अंदर समा जाती है। इसी की स्मृति में इसके किनारे बना था नटनी का चबूतरा। यदि आपसे पूछा जाए कि इस नटनी का नाम क्या था, तो याद रखना इस नटनी का नाम था गलकी। क्या नाम था? गलकी। गलकी नटनी थी, ठीक है ना। गलकी नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील के किनारे लाखा ने बनवाया था, ठीक है। अब यदि इसकी सादगी की बात की जाए लाखा की, तो ये तो है लाखा। इस लाखा का एक बड़ा योग्य पुत्र, लाखा का एक बड़ा योग्य पुत्र, इसका जो पुत्र है, इस पुत्र का नाम है चूड़ा। क्या नाम है? चूड़ा। और चूड़ा युवराज कहां का है? मेवाड़ का। तो मेवाड़ का युवराज चूड़ा, मेवाड़ का शासक कौन? लाखा। इसी के समकालीन यदि देखा जाए मारवाड़ को, इसी के समकालीन यदि देखा जाए मारवाड़ को, तो इस समय मारवाड़ का शासक था राव चुंडा। क्या नाम था? राव चुंडा। इस राव चुंडा के दो पुत्र थे। बड़े का नाम था रणमल। बड़े का क्या नाम था? रणमल। छोटे का नाम था कान्हा। छोटे का नाम कान्हा। लाखा का बेटा चूड़ा जो मेवाड़ का युवराज है, ठीक है ना। इसी के समकालीन मारवाड़ का शासक राव चुंडा, और राव चुंडा के दो पुत्र, बड़ा बेटे का नाम है रणमल और छोटे का नाम है ना कान्हा, ठीक है। और इस चुंडा की जो पत्नी है, इस पत्नी का नाम था किशोरी। इस किशोरी के पूरा प्रभाव में था चुंडा, और इसका बड़ा जो बेटा था यह था रणमल। तो ऐसा माना जाता है कि है ना, इसके प्रभाव में आकर इसने कान्हा को उत्तराधिकारी चुन लिया। अब रणमल हो जाता है नाराज। किसको चुन लिया? कान्हा को उत्तराधिकारी। किशोरी के तो आता है प्रभाव में, और अपना शासक है वो उत्तराधिकारी है, वो चुनता है कान्हा को। रणमल होता है इस बात से नाराज। रणमल की एक बहन थी, नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। अब देखो, रणमल इसका छोटा भाई कान्हा यह मारवाड़ का शासक बनने की कगार पर है, यह मारवाड़ का शासक बनेगा। अब ये इसको हटाना चाहता है, तो इस समय मारवाड़ का जो शासक है वो चुंडा है और शक्तिशाली है। रणमल अपने पिता का विद्रोह कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, इसको जरूरत है सैनिक सहायता की। यदि वो सैनिक सहायता दे दे चूड़ा या दे दे राणा लाखा, तो बात बैठ जाती है। इसीलिए अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करना चाहता है, किसके साथ? चूड़ा के साथ, ताकि इसको मेवाड़ से सेना मिल जाए। यह विवाह करना चाहता है हंसाबाई का, और विवाह करना चाहता है किसके साथ? चूड़ा के साथ। नारियल लेकर जाता है, पंडित गया नारियल लेकर लाखा के पास, तो इस समय लाखा हंस देता है कि इस उम्र में मेरे लिए नारियल कौन लेकर आया है, मेरी शादी करने की उम्र थोड़ी है। क्यों? इस समय चूड़ा दरबार में नहीं था, तो लाखा जो नारियल, शादी का नारियल, हंसाबाई की शादी का नारियल आया तो चूड़ा के लिए था। मजाक की थी लाखा ने कि मेरे लिए इस उम्र में कौन लेकर आया नारियल, है ना। वो पंडित इस बात से थोड़ा सा नाराज होता है, वापिस आता है रणमल के पास, और रणमल को कहता है कि उसे बात करने की तमीज ही नहीं है। कि क्या बोला? कि वो बोलता है कि इस उम्र में मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर कौन आया है। तो रणमल स्वयं जाता है वापिस नारियल लेकर। रणमल स्वयं जाता है वापिस नारियल लेकर, जाकर इस लाखा को बोलता है कि लाखा, मैं तैयार हूं मेरी बहन हंसाबाई का विवाह तेरे साथ करने के लिए। लाखा को बोला कि मैं तैयार हूं मेरी बहन हंसाबाई का विवाह तेरे साथ करने के लिए, लेकिन एक शर्त है। बता। लाखा और हंसाबाई, लाखा और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी, जो संतान उत्पन्न होगी वो ही शासक बनेगी। आगे चलकर चूड़ा शासक नहीं बनना चाहिए। लाखा का उत्तराधिकारी चूड़ा था, तो चूड़ा को यहां से हटाया जाता है, और हंसाबाई और लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी वो ही बनेगी मेवाड़ का शासक।
इसी समय पास में चूड़ा खड़ा था और चूड़ा ने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। यदि मेरे पिता की शादी इस उम्र में हो रही है और इसकी अंतिम इच्छा यही है कि मैं शादी करना चाहता हूं, तो इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ का शासक है नहीं बनूंगा। और जो मेवाड़ का शासक होगा, हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी, मैं उसका है ना जिंदगी भर साथ देता रहूंगा, युवराज के पद पर कार्य करता रहूंगा, लेकिन कभी भी मेवाड़ की गद्दी के ऊपर मेरा अधिकार है नहीं जमाऊंगा। तो सशर्त दोनों का विवाह हो जाता है कि हंसाबाई और लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ का शासक बनेगी। और इस दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई थी उस संतान का नाम था रणा मोकल। जिस दिन मोकल 14 वर्ष का होता है उस दिन मृत्यु हो जाती है लाखा की, और लाखा की मृत्यु होने के बाद में मोकल बनता है शासक। दोबारा देखो, ये जो लाखा है 1382 में शासक बनता है, इसने शासन किया था 1421 ईस्वी तक। 1421 में मृत्यु हुई थी इसकी, ठीक है ना, 1421 में इसकी मृत्यु होती है। और वह क्या था कि राणा लाखा जैसे ही शासक बनता है, शासक बनते ही इसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय बूंदी का जो शासक था वो था हमीर देव हाड़ा। इस हमीर देव हाड़ा के ऊपर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में लाखा की हो जाती है हार। लाखा हारने के बाद में प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं बूंदी के किले को नष्ट नहीं करूंगा तब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इसी वचन को तोड़ने के लिए इसने एक मिट्टी का दुर्ग बनाया था और उसकी आकृति तारे के समान रखी थी तथा इसको नष्ट करता है। नष्ट करने के बाद में प्रतिज्ञा टूटती है, अन्न और जल ग्रहण करता है। लाखा के बारे में यदि और देखा जाए तो जावर के अंदर सीसा जस्ता तथा चांदी की खान निकलती है। जावर के अंदर सीसा जस्ता तथा जो चांदी की खान निकली थी वो राणा लाखा के शासनकाल में निकली थी, ठीक है ना। इसी के शासनकाल में उदयपुर में पिछोला जेल का निर्माण हुआ था और वो किया किसने था, चिड़ी मारिया पिछू बंजारे ने किया था अपने बेल की स्मृति में, ठीक है ना। इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है जिस नटनी का नाम था गल की नटनी, ठीक है। अब देखो महाराणा लाखा और इसका जो बेटा था उस बेटे का नाम था चूड़ा, जो लाखा के बाद में शासक बनने वाला था, मेवाड़ का युवराज था ये। इधर देखा जाए इसके समकालीन मारवाड़ का जो शासक था नाम था चुंडा। इस चुंडा के दो पुत्र हैं, बड़े का नाम रणमल था, छोटे का नाम कान्हा था, ठीक है ना। इस समय यह रणमल शासक बनने वाला था। इसकी चुंडा की मृत्यु के बाद में रणमल शासक बनने वाला था, लेकिन चुंडा अपनी पत्नी किशोरी के प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कान्हा को। इसी बात से रणमल हो गया नाराज। रणमल को चाहिए सहायता और सहायता करने वाला शासक है राणा लाखा। इसीलिए अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ करना चाहता है, लेकिन जब पंडित को नारियल देकर शादी का भेजता है तो चूड़ा दरबार में नहीं था। इसीलिए